और स्टेशन का भवन जर्जर हो गया है, वहाँ पर कर्मचारी बैठ करके काम नहीं करते हैं। अगर बारिश हो जाए तो पूरा भवन पानी से भर जाता है। माननीय मंत्री जी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लोग अगर अधिकारी का ध्यान दे तो काम हो सकता है। एक छोटा सा मामला, हमारे सलेमपुर में फुट ओवरब्रिज बना, पूरे स्टेशन पर लाइट रहेगी, लेकिन फुट ओवरब्रिज पर लाइट नहीं रहेगी। विकलांग या कुछ अशक्त लोग जिनको उससे जाना है, उनको काफी परेशानी होती है। ये आपसे मांग करते हैं कि भटनी से वाराणसी तक दोहरीकरण और विद्युतीकरण कराने का काम करे, और जो भी हमारी रेल से संबंधित दिया करते हैं, लेकिन रहने के बाद भी एक बात यही करते हैं बराबर कि अभी डराए हो, ट्रेन की ठहराव की मांग मत करना। हम साहब क्या मांगे आपसे, तो कहीं नई ट्रेन चला देंगे, ठहराव मत करना। हम कहते हैं नई ट्रेन साहब चला दीजिए, तो अगर नई ट्रेन कहना जनता ने भाई आशा और उम्मीद के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। धन्यवाद सर। अब मैं भाई आनंद के साथ माननीय सांसद माननीय सुरेश प्रभु, रेल मंत्री नरेंद्र तिवारी जी, विधायक, इतिहास मंच पर बैठे सभी हमारे नेता बंधु, बलिया से आए इस जिले के जनता जनार्दन बंधुओं, रेलवे के अधिकारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मुझे भाषण नहीं करना है, अपनी कुछ समस्याएं माननीय मंत्री जी के सामने रखना है। एक ग्रेड किया जाए, बलिया सियालदा एक्सप्रेस को बलिया के बजाय आजमगढ़ से किया जाए, रसड़ा माल गोदाम को चालू किया जाए, रसड़ा माल गोदाम को चालू किया जाए, रसड़ा स्टेशन पर गरीब नवाज, आसनसोल, गोंडा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस एवं समर स्टेशनों स्पेशल ट्रेनों का ठहराव किया जाए, रसड़ा में बेलथरा रोड मार्ग पर जो चौराहा है मार्ग यदि बिजी रहता है, उसको ओवरब्रिज में निर्माण किया जाए और रसड़ा स्टेशन पर बुकिंग काउंटर बढ़ाया जाए। तो आपने आवश्यकता पूरा किया, इसके लिए मेरा बधाई है। अब आपको मऊ रेलवे स्टेशन इंतजार कर रहा है, जबकि आपने टर्मिनल के लिए पैसा दिया है और बहुत सी और वहाँ समस्याएं हैं मानव। मैं आपसे मांग करता हूँ और दिल्ली में आपसे कहेंगे कि एक बार मऊ स्टेशन का भी आप अपना पदार्पण कर देंगे। इसलिए पूर्वांचल में जितने जिले पड़ते हैं सदियों से पिछड़े हुए हैं, कोई भी सरकार आई भारत और प्रांत की भी सरकार है इसका उपेक्षा किया। मानव आपसे उम्मीद है कम से कम इन पूर्वांचल जिलों की रेल संबंधी समस्याएं आप शांत कर देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इसलिए कि आपको बहुत बहुत पूर्वांचल का रेल संबंधित विकास आपके माध्यम से होगा। जय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष आए हुए भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय प्रभु जी, रेल राज्य मंत्री हम लोगों के बड़े भाई और अभिभावक परम आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, मंचा सिंह, बलिया के सांसद भाई भरत सिंह जी, सलेमपुर के सांसद भाई रविंद्र कुशवाहा जी, घोसी के सांसद भाई हरिनारायण राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री भाई दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला और ऐसे क्रांतिकारी धरती पे माननीय हमारे दोनों माननीय मंत्रीगण रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री जी को बलिया की क्रांतिकारी धरती पे, पूरे बलिया और पूर्वांचल की धरती पे ऐतिहासिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करना चाहते हैं। हम लोग आजादी के 68 साल के इतिहास में बलिया अग्रणी भूमिका में रहा हर लड़ाई में, लेकिन अगर विकास के मामले में देखा जाए तो आज भी अधूरा रहा। डबल लाइन कभी नहीं रही, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं मिला,
ट्रेनों के लिए हमारे माननीय सांसद जी लोग बता रहे थे, हम लोगों को आज भी आवाज उठानी पड़ती है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई मनोज सिन्हा जी को कि अभी कुछ दिनों पहले कृष्णकांत पांडे जी के पूरे तिथि पे आप आए हुए थे और इन्होंने उस समय हम लोगों ने मांग उठाया था और उन्होंने एक आश्वासन दिया था और कहा था वह बात आज भी जिंदाबाद जिंदाबाद मनोज सिन्हा जिंदाबाद इस समारोह के मुख्य अतिथि इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रेल मंत्री सम्माननीय श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, मंच पर उपस्थित बलिया के सांसद आदरणीय श्री भरत सिंह जी, सलेमपुर के सांसद मेरे सहयोगी माननीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, घोसी के सांसद माननीय श्री हरिनारायण राजभर जी, चपना के विधायक श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव मिश्र जी, हमारे मित्र और पूर्व विधायक श्री रामेश्वर सिंह जी, श्रीमान दयाशंकर सिंह जी, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री भगवान पाठक जी, रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, तो मैं देख रहा हूँ नाम लेने में देर होगी और सुरेश प्रभु जी को अभी बनारस जाकर के दिल्ली पहुंचना है, एक आवश्यक बैठक है। सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के रेल मंत्री जी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से भी और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी आएंगे तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो आवश्यकता भारतीय रेल की दृष्टि से हो गई है और आने वाले समय में वो पूरे कर दिए जाएंगे। एक दिक्कत रही है, ये सच कहा हरिनारायण जी ने या रविंद्र जी भरत सिंह जी ने कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो जाए पाती, और जो मोदी जी ने बात कही सबका साथ सबका विकास, तो उसका अर्थ यही है कि केवल कुछ जिलों तक परियोजनाएं सीमित न रहें बल्कि पूरे देश के हर हिस्से तक पहुंचे। एक परंपरा थी कि जहां के रेल मंत्री होते थे उसी इलाके में काम होता था। मैं समझता हूं कि सरकार ने उस परंपरा को भी तोड़ दिया और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर पिछले 10 वर्षों का रेलवे का बजट आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा रहा है मोटे तौर पर 1000 करोड़ रहा है। इस वर्ष के बजट में श्री सुरेश प्रभु जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण 4200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया है, जो बड़ी बढ़ोतरी है। और इसके कारण आज इस खंड का अभी शुभारंभ करने वाले हैं श्रीमान सुरेश प्रभाकर प्रभु जी छपरा से बलिया, तो ये छपरा, बलिया, गाजीपुर और बिहार, वाराणसी होते हुए इलाहाबाद तक ये दोहरीकरण और विद्युतीकरण दोनों की स्वीकृति है। कुछ का शिलान्यास हो गया है और कुछ का आने वाले 10, 15, 20 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वही राजधानी इस रेलखंड पर भी चल सकती है, अच्छी गति की गाड़ियाँ इस रेलखंड पर भी चल सकती है। उन्होंने भी कुछ बातें उठाई हैं, भटनी से लेकर के मऊ और बिहार, ये महत्वपूर्ण न रहे, सब कहीं भी इसका सेक्शन हो जाए, सब बड़ी लाइन हो जाए, तो आज नारायण जी आश्वस्त रहेंगे, ठीक करिए, तो उसे भी इस बजट में करने का रास्ते में माननीय मंत्री जी से हमने चर्चा की थी। एक रामेश्वर जी ने कहा कि हम आ रहे थे तो जाम लग गया था, वो आरोपी हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है और आरोपी का जो सिद्धांतता स्वीकृति होती है, आधा पैसा राज्य सरकार देती है और आधा हम लोग देते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार का अंश मिल जाए तो उस काम को जल्दी शुरू करा देंगे। पूर्वांचल में रेल की दृष्टि से जो भी कार्य होने हैं वो
शीघ्रातिशीघ्र हम लोग पूरा कराने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आज जो काम यहाँ होने वाले हैं बलिया स्टेशन पर, मोटे तौर पर प्लेटफार्म नंबर 2, सभी महत्वपूर्ण गाड़ियाँ प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी होती हैं, क्योंकि प्लेटफार्म नंबर 1 पर 24 डब्बे की गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं थी। तो उस प्लेटफार्म का विस्तार होने वाला है, उस कार्य की स्वीकृति है, वो काम शुरू हो रहा है। और जो गुड शेड है उसे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। भरत सिंह जी की इच्छा है, बात करके आप बता देंगे, वैसा करा दिया जाए। जो स्टेशन है इस क्षेत्र का, और जब मैं बैठ जाता था तो यूसुफपुर के बाद जब गाड़ी खोलती थी तो भगवान से दूसरी प्रार्थना करता था कि चाहे वो शाहबाज पुली हो, चाहे गाजीपुर घाट हो या गाजीपुर, कोई यात्री न आवे, मैं ही आराम से इसमें बैठा हूँ। ये यात्री की मानसिकता है, हमारी भी थी जब मैं यात्री था और आप लोगों की भी। दूसरी मानसिकता क्या है कि यूसुफपुर जब मैं चढ़ता था तो मैं सोचता था कि जो ट्रेन इधर से गुजरे वो जरूर रुके। और यूसुफपुर जब बैठ जाता था और मुझे दिल्ली जाना होता था तो फिर भगवान से मनाता था कि दूसरी अब जगह कहीं न रुके, सीधे दिल्ली पहुंचा करके रुके। तो ये सामान्य मानसिकता, इसमें मैं समझता हूँ किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता। और इसके राजनीतिक इस्तेमाल के कारण भारतीय रेल के सामने बड़ी कठिनाई खड़ी हुई है। हमारी जो गाड़ियाँ 110 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी चाहिए, वो आज 60 और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। राजधानी जैसी गाड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी है देश में, उसकी आज एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा। मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड आज 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो एक नीतिगत फैसला ये किया गया, यात्रियों को ट्रेन चाहिए, ये सच है। ये स्थानीय यात्री यदि जाना चाहता है तो उसे सुविधा मिलनी चाहिए, ये सच है। और इसके लिए जो कुछ करना होगा वो ये सरकार करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में, सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में। और स्थानीय यात्रियों को अधिक से अधिक डेमू और मेमू गाड़ियाँ उपलब्ध कराना ये भारतीय रेल की जिम्मेदारी है। हमारे महाप्रबंधक ने 42 डेमू की डिमांड किया है रेलवे बोर्ड से, और जिसमें मैं समझता हूँ कि 20-22 तो इसी वर्ष हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि केवल 1-2 जगह डेमू नहीं, हर क्षेत्र में डेमू हम चला सकें, चाहे वो बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, पूर्वांचल के जितने जिले हैं, चाहे रविंद्र कुशवाहा का घर हो, चाहे हरिनारायण जी का गाँव हो। और कि जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, लंबी दूरी की गाड़ियाँ, हम मुंबई जाने वाली गाड़ी, कल एक गाड़ी गोरखपुर से गाड़ी हम लोगों ने चलाई, सप्ताह में 2 दिन चलेगी। अब 34 घंटे में गोरखपुर से चल करके वो मुंबई पहुंचेगी। 25 ठहराव दिए गए हैं, और बावजूद वहाँ के लोग कह रहे थे साहब अब बताइए ये तहसील हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में। तो इतनी ही बात कहता हुआ और भरत सिंह जी को पूरी तरह आश्वस्त करता हुआ कि आपने जिन दिन मानपत्र जो इतना लंबा है, भरत जी का कई घंटा लगेगा उसको पूरा पढ़ने में, लेकिन हमको सब याद हो गया है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो उस मानपत्र पर पूरी तरह विचार करके, और सुरेश प्रभु जी के साथ मेरी एक सुविधा ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो काम मैं कह देता हूँ तो एक बार नहीं पूछते बदे स्वीकृत। तो ये सौभाग्य मुझे है, मैं भरोसा देता हूँ कि जो भी काम है वो अधिकांश मात्रा में हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी तथा मित्रों मोहम्मद सिन्हा जी, भरत सिंह जी, हरिनारायण राठौर जी, रविंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के सभी मित्र, भाजपा के सभी पदाधिकारी, और यहाँ पर ऐसी पावन भूमि में उपस्थित सभी बलिया और यहाँ के सभी लोगों की अलग अलग जगह से आए हुए मेरे सभी भाई और बहन। कुछ समय पहले मैं जब देश का ऊर्जा मंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तब उस समय के सांसद चंद्रशेखर जी के साथ में जाकर हम लोगों ने यहाँ पर एक पावर के लिए काम किया था। हमारे मित्र भरत सिंह जी जब से सांसद बने, कुशवाहा जी और हमारे राजबल जी और सभी सांसद ने बहुत सारे समय से हमें ये विनती की थी कि यहाँ पर आकर
आप सब लोगों को मिलने की जरूरत है। जो पांडे जी, मुरली मनोहर जी, ऐसे बहुत सारे योद्धाओं ने स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई की। स्वतंत्रता किस लिए चाहिए थी? स्वतंत्रता इसीलिए जरूरत थी कि आम जनता के जिंदगी में अच्छी जिंदगी आए, उनके जिंदगी में आनंद का लाभ मिलने का उनको भाग्य मिले और साथ साथ में देश विकास की तरफ बढ़े। हम मानते थे कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि हम खुद तय करें कि देश को इतिहास किस तरह से बनना चाहिए। कांग्रेस ने बहुत साल तक देश पे राज किया। हमें ये बात का एहसास है कि इसके बावजूद कि स्वतंत्रता मिली, देश के विकास के लिए जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे उसमें असफल हुए। इसलिए आती है क्योंकि इतने सालों से लोगों की जो जरूरत थी उसको आपूर्ति करने में हम असफल हुए। लोकसभा में बजट के समय, बजट के पहले देश के सभी मुख्यमंत्री आकर ये कहते कि हमारे राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, राज्य के लिए हमें धन दीजिए। हम ये पूरी सब जितने भी आवेदन आते हैं उसकी सबकी टोटल करते हैं तो ये पता चलता है कि हर दिन शायद 2-3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी तब करना चाहिए। रेल का विकास होगा जब रेल में निवेश होगा और निवेश करने के लिए धन चाहिए। और हमने ये नहीं चाहते थे कि धन लाने के लिए हमारे आम जनता के ऊपर ज्यादा बोझ पड़े, इसलिए हमने धन लाने के लिए एक अलग प्रावधान किया। देश के इतिहास में सबसे पहले 5 साल का बजट, 1 साल का तो बजट होता है लेकिन 5 साल की दृष्टि से 1 साल का बजट बनाया गया। 5 साल में 8.5 लाख करोड़ रुपया रेल में निवेश करने का फैसला हम लोगों ने किया। 8.5 लाख करोड़ रुपये जो किसी भी पहले के बजट के तुलना में बहुत ही बड़े मात्रा में जा रहा है। लेकिन फैसला करने के बाद पैसे कैसे आएंगे? हमारे कुछ मित्र लोकसभा जो ब्याज शायद और किसी को नहीं मिल सकता और 30 साल के पेमेंट के ऊपर हम लोगों ने धन को भी जोड़ दिया। अब हमारे महाप्रबंधक जी हमको बता रहे थे कि आज हमारी स्थिति यह है कि पहले तो हम सब जगह जाकर कहते थे कि हम काम तो बहुत कर सकते लेकिन धन नहीं। आज की स्थिति बिल्कुल उसके उल्टी हो गई। आज हमारे जनरल मैनेजर के ऊपर से प्रेशर डाल रहे कि पैसा है अभी खर्चा कीजिए। तो पहला नौबत है रेल के इतिहास में कि आज पैसे ज्यादा है और काम करने के लिए हमारे एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हमने शुरू कर दिया। ये पहला साल, अगले साल ये स्थिति नहीं रहेगी। हमारा रेल का प्रशासन भी डिवेलप हो जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में ज्यादा खर्चा भी हो सकता। इसके लिए इस साल में हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए जो मैं बताता हूँ किस तरह से हमने यदि खर्चा करने का तय किया है तो आगे साल में उससे भी बढ़ोतरी होगी। और मुझे विश्वास है कि एक सब करने के लिए हम लोगों ने हमारे सभी जो अधिकारी गण हैं, जनरल मैनेजर है, DRM है और ऐसे जो अधिकारी है उन सबको अधिकार वो अधिकार दे दिए जो अधिकार सबसे पहले मंत्री के पास हुआ करते। बनने के बाद 1 रुपए का टेंडर भी मेरे पास नहीं आया और आगे 4 साल में भी नहीं आएगा। उसका मतलब यह हुआ कि हमारे अधिकारी गण जो रेल चलाते हैं इनको रेल चलाने के लिए ही हमने यहाँ पर रखा है। ऐसे लोगों को अधिकार नहीं होंगे और सभी अधिकार दिल्ली में बैठकर मंत्री चलाएंगे तो रेल कैसे चलेगी? इसलिए हमने तय किया कि जनतंत्र, जिस जनतंत्र की लड़ाई के लिए 1977 की चुनाव में आप सबने चुन के दिया, उस समय हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे स्वतंत्रता किस लिए चाहिए कि जनतंत्र को प्राप्त करने। और जनतंत्र का मतलब यह हुआ कि जहाँ तक लोग हैं लोगों के करीब जाकर लोगों की समस्या उलझाने की जरूरत है तो करने का काम करने के लिए हमने जनरल मैनेजर DRM को संबंधित बना। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे काम जो काम सालों से रुके हुए थे वो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आज दोहरीकरण का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक कंजेशन हो रहा है, रेल सही रास्ते पे नहीं चल रही है, स्पीड नहीं ले रही है। जैसे कि यूपी में तो खास समस्या है, बहुत सारी ट्रेन 6-7 घंटे भी लेट चलती है और उसका यदि कोई कारण हो जाएगा बाहर का यदि उसका भी और जिस तरह से आधुनिकीकरण की जरूरत थी वो नहीं किया गया। वो करने के लिए सही मायने में हमने शुरुआत की है। इसीलिए बहुत सारी जो मांग है नई लाइन लगाने की, इससे पहली प्राथमिकता दे रहे कि जहाँ किस तरह से आम जनता को बहुत से कम समय में सुविधा मिले। इलाहाबाद टू मुगल सराय
एक लाइन की वजह से पूरी रेल की समस्या खड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, उसको भी ठीक करने का काम हमने शुरू कर दिया। 3-4 साल में ये भी ठीक हो जाएगा। अब ये तो स्थिति है कि जो काम 3-4 साल में आज किसी लगेगा, यदि यही काम पिछली सरकारों ने 20-25 साल पहले करते तो आज ये स्थिति नहीं पैदा हो। लेकिन क्योंकि उन्होंने 25 साल नहीं किया तो मैं नहीं कह सकते कि जो काम 2-3 महीने में हो जाएगा। जो काम 3-4 साल में होना ही होना है, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। पहले तो काम शुरू करने के बाद, नए रेल प्रोजेक्ट के बाद, एक प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद टेंडर निकलने तक 6 साल लगते हैं। हमने उस समय 6 महीने तक लाया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में सही मायने में हम ये सभी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा धन देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उत्तर प्रदेश के भी सांसद है, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यह हमारे लिए एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण राज्य है, इसमें काम ज्यादा से ज्यादा होने की जरूरत है। इसके लिए छपरा बलिया इसमें 480 करोड़ से भी ज्यादा लागत लगेगी। हमने विद्युतीकरण के लिए 415 करोड़ से छपरा वाराणसी इलाहाबाद का काम शुरू होगा। एक आज बलिया से भी 37 ऐसी गाड़ियां जाती है जो बलिया के जाती है। मुझे लगता है उसमें भी बड़े